Hello guys, my name is Shaurya and this is the third lecture of our Indian Physical Geography series। इससे पहले हमने दो लेक्चर कंप्लीट किए हैं जिसमें हमने इंडियन लोकेशंस और इंडिया की कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ और उनके साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम रिमेनिंग जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ इंडिया की बाउंड्री और उनके साथ जो डिस्प्यूट हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो तीन कंट्रीज़ हैं, चाइना, भूटान और नेपाल, जिनके जिनके बारे में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम फोर्थ कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, वो है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ इंडिया अपनी लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है जिसकी टोटल लेंथ है 4096 किलोमीटर और ये 27% लैंड बाउंड्री का हिस्सा है जो इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अब ये जो टोटल बाउंड्री है इसमें 5 स्टेट इंडिया की बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं और वो 5 स्टेट कौन कौन सी है? वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। इसमें जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश के वेस्ट साइड में है, बाकी सारी ईस्ट साइड में हैं। ये चारों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का हिस्सा हैं और 7 सिस्टर का भी पार्ट हैं। ठीक है, अब इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो बहुत ही क्रिस क्रॉस है, मतलब इस तरह से जिग जैग है बहुत सारी जगहों पे। अब इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम अराइज होती हैं, जैसे यहाँ पे पेट्रोलिंग करना इजी नहीं रहता है। इंडियन डिफेंस या जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, क्योंकि बहुत ही पोरस बॉर्डर होता है, हर जगह पे फेंसिंग नहीं होती है, तो ईज़िली लोग इलीगली माइग्रेट कर जाते हैं बांग्लादेश से इंडिया या इंडिया से बांग्लादेश। उसके बाद एनिमल ट्रैफिकिंग होती है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री डिटरमाइन हुई है ये 1947 में रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा हुई है, जिसके द्वारा पाकिस्तान की बाउंड्री भी हुई है। 1947 में क्या हुआ, जब इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान अलग हो गया इंडिया से, तो 2 पाकिस्तान बने। एक वेस्ट पाकिस्तान था जो आज का पाकिस्तान है और दूसरा था ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। 1971 में ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई थी पाकिस्तान से अलग होके। तो उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश में कोई मेजर डिस्प्यूट नहीं है। ये बॉर्डर हमेशा लगभग पीसफुल रहा है इन छोटे मोटे डिस्प्यूट्स के अलावा। इसके अलावा जो एक और डिस्प्यूट था वो था फरक्का बैराज का, जो इंडिया ने बनाया था वेस्ट बंगाल में। और ये क्यों बनाया गया था और कहाँ बनाया गया था? इसका पर्पस था कि अगर मॉनसून फेलियर हो जाए तो जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है उसमें वाटर की स्कैरसिटी ना हो। तो ये बनाया था जहाँ पे गंगा रिवर की एक डिस्ट्रीब्यूटरी मेन स्ट्रीम से अलग हो जाती है जिसका नाम है हुगली, तो वहाँ पे बनाया था। तो इस पे डिस्प्यूट ये था, बांग्लादेश बोलता था कि अगर इंडिया में मॉनसून फेलियर हुआ है तो सेम कंडीशन बांग्लादेश में भी होगी, क्योंकि सेम विंड्स जो हैं वो इंडिया और बांग्लादेश में मॉनसून लेके आती हैं। तो उसके बाद अब ये डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है, कुछ वाटर जो है हम बांग्लादेश को इसका देते हैं। इसके बाद जो इलीगल माइग्रेशन का इशू है वो भी इंडिया और बांग्लादेश में बहुत रहता है। क्या हुआ, 1980s में बहुत बड़ा रिफ्यूजी का इन्फ्लक्स बांग्लादेश से त्रिपुरा और आसाम में आ गया और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। आसाम में बहुत सारे दंगे हुए क्योंकि वहाँ के लोकलाइट्स बोल रहे थे कि जो उनकी मतलब पहचान है वो वहाँ पे ख़त्म हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो इलीगल माइग्रेंट है वो उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो 1986 में एक असम अकॉर्ड हुआ जो राजीव गांधी ने साइन किया था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि 24 मार्च 1971 के बाद जो भी बांग्लादेश से इंडिया में एंटर करे हैं उनको इलीगल माइग्रेंट बोला जाएगा, उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू चलती रहती है। इस अकॉर्ड के बाद भी ये प्रॉब्लम रही है इंडिया में। 1989 में 6 लाख रिफ्यूजीज़ इंडिया में एंटर कर गए, जिसके वजह से क्या हुआ, इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स इंडिया में आ गई कि इतना सारा
लोग जो हैं वो इंडिया में आए हैं, इनको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करवानी है, जैसे खाना, रहने की जगह, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, जॉब्स भी ये कुछ कैप्चर करेंगे अपने पैसा कमाने के लिए या अपने परिवार को पालने के लिए। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल क्राइसिस तो आ ही रहा था, क्योंकि वहाँ पे कुछ दंगे भड़क रहे थे कि वहाँ के लोकलाइट्स इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और फिर पॉलिटिक्स भी इंक्लूड हो गई थी। ठीक है, इसके बाद इतने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो उसके बाद एक और प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जो पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसी है ISIS, वो बांग्लादेश में सपोर्ट कर रही थी एंटी इंडियन एलिमेंट्स को, ताकि दोनों साइड से क्या हो सके, इंडिया पे प्रेशर बन सके और पाकिस्तान क्या कर सके, कश्मीर पे अपना डोमिनेंस ज़्यादा कर सके। ठीक है, पर उससे इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, कोई इतनी बड़ी एंटी इंडियन एलिमेंट वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाया है कि जिससे इंडिया को कोई थ्रेट हो। इसके बाद इन सब के बाद भी इस इलीगल माइग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इंडिया और बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने पॉजिटिव डिसीजन लिया था। 6 सितंबर 2011 में क्या हुआ, 166 एनक्लेव्स जो थे वो एक दूसरे की टेरिटरी को दिए गए थे। अब एनक्लेव्स क्या होते हैं, जैसे ये इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है, बहुत पोरस है, तो इस साइड इंडिया है, इस साइड बांग्लादेश है। अब ये वाला पतला सा हिस्सा क्या है, बांग्लादेश का आता है, और इसके चारों तरफ जो ये बड़ा हिस्सा है वो इंडिया का है। तो क्या हो रहा था कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि जो लोग यहाँ पे रहते थे उनके खेत इस तरफ इंडिया में आ जाते थे, इंडियन टेरिटरी में, तो वो बिना परमिशन के ऐसे चले जाते थे, और जो इंडियन लोग थे जो यहाँ पे रहते थे वो इस साइड को इलीगली माइग्रेट कर जाते थे। तो इंडियन और बांग्लादेश गवर्नमेंट ने इन एनक्लेव्स को एक दूसरे को दे दिया, थोड़ी सी इस बॉर्डर को स्ट्रेट कर दिया। तो इसके अकॉर्डिंग 111 एनक्लेव इंडियन टेरिटरी के अंदर आ गए और 55 जो थे वो बांग्लादेश को चले गए थे। तो इसकी वजह से ये गुड जेस्चर था दोनों कंट्रीज़ का, इससे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई हैं, पूरी तरह तो नहीं हुई हैं पर कुछ तो हो ही गई हैं, पेट्रोलिंग थोड़ी इजी हो गई है। अब इसके बाद जो मोस्ट डिस्प्यूटेड नेबर कंट्री है हमारी वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान 1947 के बाद अलग हो गए, और जो लाइन थी वो रेड क्लिफ अवार्ड के द्वारा ही यहाँ पे ड्रॉ करी गई, फ्रॉम गुजरात टू नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक, जहाँ पे काराकोरम रेंज है वहाँ तक ये लाइन जाती है। तो सबसे पहले गुजरात से ये बॉर्डर बना, उसके बाद राजस्थान से बना, और थर्ड पंजाब से। तो तीन स्टेट्स हो गई इंडिया की जिसके साथ बाउंड्री बनती है, और चौथी आ गई जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तो 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, और ये थर्ड लार्जेस्ट बॉर्डर है इंडिया का किसी कंट्री के साथ। अब इंडिया और पाकिस्तान की इस बाउंड्री के रिलेटेड बहुत सारे डिस्प्यूट हैं, जैसे कि जो पंजाब वाला रीजन है उसका जो फर्टाइल प्लेन है उसको डिवाइड कैसे करें, फिर बाद में जो ईस्टर्न पार्ट था वो आज भी इंडिया के पास है, और वेस्टर्न पार्ट जो सिंध प्रोविंस में है वो पाकिस्तान के पास चला गया है। ये छोटा सा डिस्प्यूट था, इसके अलावा और बहुत सारे डिस्प्यूट हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो पहला आता है द रन ऑफ कच्छ डिस्प्यूट। जो ये वाला हिस्सा है, जो इस ब्लैक लाइन से नीचे वाला, ये वो जहाँ पे पानी भरा हुआ दिख रहा है, तो ये है मार्श लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ। तो इसको रिलेटेड डिस्प्यूट था। पाकिस्तान क्या बोलता था कि ये कोई मार्श लैंड नहीं है, कोई दलदल नहीं है, ये क्या है, एक लैंड लॉक सी है या लेक है, कोई झील है। तो इसको क्या होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। जो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की गई है ये बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल बीच से निकलनी चाहिए, क्योंकि पर इसके अगेंस्ट इंडिया क्या करता है, काउंटर अटैक करता है पाकिस्तान के क्लेम पे कि इंडिया के पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि रन ऑफ कच्छ जो था, या रण का जो मार्श लैंड है वो हमेशा क्या रहा है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट का पार्ट रहा है। तो ये इंडिया की सॉवरेन टेरिटरी है, इस पे पाकिस्तान क्लेम नहीं कर सकता है। और पाकिस्तान कितना क्लेम करता है, 9065 स्क्वायर किलोमीटर
और ये टोटल एरिया कितना है 20,700 स्क्वायर किलोमीटर का। अब जब इसको रिलेटेड इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया तो पाकिस्तान ने क्या किया, 1964 के वॉर में इस पे इस साइड से अटैक कर दिया और बहुत अंदर तक इंडियन टेरिटरी में एंटर कर गए थे। बाद में इंडिया ने इनको पीछे धकेला था। जब वॉर हो गई तो फिर इंटरनेशनल लेवल तक ये बात गई और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने क्या किया, एक कमेटी बिठाई या ट्रिब्यूनल बनाया, बाउंड्री ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडियन कोर्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया कि 906 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कच्छ का पाकिस्तान के अंडर कर दिया। अब इस ब्लैक लाइन के ऊपर जो ये छोटा सा हिस्सा है ये वाला, ये 906 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के पास गया और बाकी का रिमेनिंग कहाँ पे रह गया, इंडिया में रह गया। तो इंडिया, ये डिस्प्यूट सॉल्व हो चुका है और इंडिया एक तरह से इस डिस्प्यूट में जीत गया था पाकिस्तान से। सेकंड आता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है कश्मीर इशू या कश्मीर प्रॉब्लम। इसी प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके रिलेशन आज तक नॉर्मलाइज नहीं हुए हैं। कश्मीर क्या है, कश्मीर प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे वॉर्स हुए, बहुत सारे सोल्जर यहाँ पे मरे थे। तो इन कंट्री ने 4 वॉर लड़े हैं कश्मीर के लिए, 1948 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में, ठीक है। पर आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है, ठीक है। और इसके अलावा पाकिस्तान क्या करता रहता है, एलओसी के उस तरफ से हमेशा फायरिंग करता रहता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है और 2017 में इन्होंने 700 से ज़्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन किया था या वायलेशन किया था। जम्मू कश्मीर जो है वो एक बहुत ही हेट्रोजेनिक कैरेक्टरिस्टिक वाली स्टेट थी या अब यूनियन टेरिटरी है, जहाँ का ज्योग्राफी अलग है, बहुत इकोनॉमिक्स बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पे 370 था तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी नहीं थी, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप नहीं था यहाँ पे। कल्चर बहुत अलग था, लिंग्विस्टिक एलिमेंट बहुत अलग था, लैंग्वेजेस में भी बहुत डिफरेंस था। अब इतने सारे वॉर्स के बाद यूनाइटेड नेशन ने कमीशन ने क्या किया, इंडिया और पाकिस्तान को प्रपोज किया था कि एक प्लेबिसाइट होना चाहिए 1948 के बाद, क्या जनमत संग्रह, मतलब एक तरह से वोटिंग होनी चाहिए कि जो पॉपुलेशन है या जनसंख्या है या लोग हैं उनको कहाँ पे रहना है, इंडिया में रहना है या पाकिस्तान में रहना है, ठीक है। और तभी 1948 में क्या किया, सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दी कि जिसको आज हम लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के नाम से जानते हैं, कि इससे इस तरफ अभी इंडियन आर्मी नहीं जा सकती और इधर को पाकिस्तान आर्मी नहीं आ सकती जब तक ये डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं होता। और ये सब 1972 में क्या हुआ, शिमला एग्रीमेंट में इसका नाम बदल के रख दिया लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल है कहाँ पे, ये सियाचिन ग्लेशियर का जो नीचे वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं NJ9842, ये पॉइंट था। यहाँ से लाइन एलओसी ड्रॉ करी गई इस तरह से, ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ तक, ठीक है। इससे नीचे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये वाली लाइन जो है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। यहाँ तक ये है रेड क्लिफ लाइन। और ये जो अंदर वाला टेरिटरी है जहाँ पे पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया है, इसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। इसके साथ इंडिया की जो बाउंड्री लगती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, जो 1972 में इसको नाम दिया गया था। इससे पहले इसको सीज फायर लाइन बोलते थे। अब पाकिस्तान ने इतने सारे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट किए थे, 4 वॉर लड़े और चारों में हारा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट वॉर छोड़ दी। अब ये क्या करते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं कश्मीर वैली में। कैसे, मिलिटेंट या टेररिस्ट को ट्रेन करते हैं और उनको यहाँ पे भेज देते हैं। इससे मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर है। अगर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे डिस्टर्ब हुआ तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कम्युनल टेंशन होगी कि इंडिया में वो सेफ नहीं है तो वो पाकिस्तान में मिलना चाहेंगे। तो ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान अब तक लड़ता आया है, 1990 के बाद से ये स्टार्ट हुआ था और अब तक चलता रहता है। आज भी वायलेशन, सीज फायर का वायलेशन बहुत ज़्यादा होता है।
और इंडिया इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, लगभग 1 लाख सोल्जर इंडियन आर्मी के या पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पे रखता है हमेशा। 188 किलोमीटर ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला बॉर्डर यहाँ पे रहते हैं यहाँ पे, और 788 किलोमीटर LOC के अलॉन्ग क्यों पूरे एरिया को कवर करते हैं लगभग 1 लाख सोल्जर। तो ये कश्मीर का डिस्प्यूट है जो अब तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसके बाद थर्ड आता है सेचन ग्लेशियर। सेचन ग्लेशियर कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस लाइन का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था उससे ऊपर ये सेचन ग्लेशियर है। एक ट्रायंगल शेप में ग्लेशियर दिख रहा होगा, ये है सेचन ग्लेशियर। इसका डिस्प्यूट क्या है कि जो अब LOC मार्क करी गई थी, इस पॉइंट तक करी गई थी NJ 9842, इससे ऊपर माना गया कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो 70 किलोमीटर का ये वाला एरिया मार्क ही नहीं किया गया कि लाइन कैसे ऊपर तक जाएगी, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक, चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ तक। तो अब पाकिस्तान ने 1980s में क्या किया कि इस साइड से आके सियाचिन पे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और अगर ऐसा होता तो जो पॉक वाला रीजन है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाता, अक्साई चीन के, और यहाँ पे इंडिया बिल्कुल कट ऑफ हो जाता और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। तो अब इस सियाचिन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने क्या किया था, एक मेघदूत ऑपरेशन चलाया था। 1984 में इंडियन आर्मी अपनी वेपन्स के साथ ऊपर गई और उन्होंने जो पाकिस्तान ट्रुप थी या पाकिस्तान आर्मी थी उसको पीछे धकेला और यहाँ पे अपनी पोस्ट, ऑब्जर्वेशन पोस्ट को एस्टेब्लिश किया। और तब से लेके आज तक इंडिया यहाँ पे अपने जो मिलिट्री है उसको एस्टेब्लिश करके रखती है। बहुत ही हार्श क्लाइमेट है, इंडियन आर्मी को बहुत कैजुअलिटीज़ होती हैं, एवलांचेस बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटीज़ हैं, और वहाँ तक फूड प्रोवाइड करना और वहाँ पे -40 टेम्परेचर पे सर्वाइव करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब बहुत कॉस्टली होते हैं और बहुत ज़्यादा इंडिया को यहाँ पे एक्सपेंस या खर्चा करना पड़ता है वहाँ पे ट्रूप्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, अब जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये 75 किलोमीटर लंबा और 2 से 8 किलोमीटर चौड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर है पोलर रीजन के बाहर। ठीक है, पोलर रीजन में तो बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं जो उत्तरी ध्रुव पे हैं और दक्षिणी ध्रुव पे हैं, पर उसके बाहर ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ठीक है, और ये कितना 450 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैप्चर करता है काराकोरम रेंज पे, और एल्टीट्यूड कितना है 5800 मीटर, और ये हाईएस्ट बैटलफील्ड ग्राउंड है। ऐसी जगह जहाँ पे मतलब आर्मी रहती है, चाहे वो इंडिया की हो या पाकिस्तान की हो। और ये प्रॉब्लम क्रिएट किस लिए हुई थी, मैंने बताया था कि जो NJ 9842 पॉइंट था उससे ऊपर ये लाइन जो थी 70 किलोमीटर की, ये मार्क ही नहीं की थी, तो पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा रहा था, पर इंडियन आर्मी ने उसको पीछे कर दिया और आज सियाचिन हमारे अंडर है। और इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि जो काराकोरम हाईवे है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, ये बहुत क्लोज है, जो इसकी वैल्यू जो है वो एनहांस कर देता है। इंडिया यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकती है, विजिलेंस कर सकती है, देख सकती है कि चाइना और पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरह के मूवमेंट होती है उस हाईवे से। तो ये इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है सर क्रीक। सर क्रीक जो है ये 100 किलोमीटर की एक पतली सी नैरो स्ट्रिप है जो अरेबियन सी से लेके लैंड तक, अंदर तक एंटर करती है। ये पतली सी धारा जो जा रही है इसको बोलते हैं क्रीक, सर क्रीक इसका नाम है। क्रीक का मतलब होता है नैरो स्ट्रिप, या इसको खाड़ी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्प्यूट क्या है, जो यहाँ पे 2 लाइंस दिख रही होंगी, एक रेड है और एक ग्रीन है। अब ग्रीन वाली क्या है कि इसको क्लेम करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान बोलता है कि जो इंडियन टेरिटरी का 40 किलोमीटर का एरिया है वो पाकिस्तान का होना चाहिए। अगर ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल देता हूँ कि अगर ये 100 किलोमीटर का है तो इंडिया का मानना है कि 50-50 किलोमीटर दोनों के पास होना चाहिए, पर पाकिस्तान बोलता है कि 90 पाकिस्तान के पास होना चाहिए और 10 इंडिया के पास होना चाहिए। तो
इसको लेके डिस्प्यूट बना रहता है। अब ऐसा क्यों है कि यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है? क्योंकि जो ये क्रीक है ये रिच इन ऑयल है, यहाँ पे ऑयल्स के रिसोर्स या रिजर्व मिल सकते हैं। ऊपर से यहाँ पे मरीन लाइफ भी बहुत काफ़ी डेवलप है, तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों इसको अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करना चाहते हैं। ये गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है इंडिया के, और यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। तो एक डिस्प्यूट ये है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है रेड लाइन इज द बॉर्डर क्लेम्ड बाई इंडिया, कि ये बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, जहाँ पे भी इसका सेंटर बनता है वहाँ से होनी चाहिए। और पाकिस्तान क्या बोलता है कि 40 किलोमीटर इंडियन टेरिटरी जो है वो पाकिस्तान में इंक्लूड होनी चाहिए। तो ये कुछ डिस्प्यूट थे पाकिस्तान के साथ, और बहुत मेजर डिस्प्यूट रहे हैं। बहुत सारा ब्लडी वॉर भी हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे लोग मरे हैं। हमारे सोल्जर, पाकिस्तान के सोल्जर की कैजुअलिटीज़ बहुत ज़्यादा रही हैं। इसके बाद आता है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं है। बस एक प्रॉब्लम बहुत मेजर है, वो है कि यहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है वो है 1458 किलोमीटर लंबा है, और ये स्टार्ट होता है नॉर्थ साइड में इंडिया, चाइना और म्यांमार के ट्राई जंक्शन से लेके सदर्न साइड में मिजोरम जो स्टेट है इंडिया की, उसकी टिप तक। अब ये बॉर्डर जो है ये बहुत पोरस बॉर्डर है। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी हिल्स हैं। हम फिजियोग्राफी जब पढ़ेंगे हिमालयास वाला रीजन, तब इन सब हिल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी हिल हैं, जैसे मीज़ो हिल है, मणिपुरी हिल है, नागा हिल्स हैं, और काइचन्स हिल हैं, ये म्यांमार की साइड से। तो ये हिल्स बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड हैं। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे पेट्रोलिंग बहुत मुश्किल है। ईजिली लोग यहाँ से अंदर आ जाते हैं और क्या करते हैं, ड्रग ट्रैफिक करते हैं इंडिया में यहाँ के थ्रू। ठीक है, अब ये बॉर्डर जो डिफाइन हुआ था, ये ट्रीटी हुई थी युंडाबो ट्रीटी 1926 में। ठीक है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग 1967 में ये लाइन को डिमार्केटेड किया गया था कि कहाँ पे इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर होगा। यहाँ पे जो मेजर इशू है वो एक ही है, वो क्या है, 40,000 रोहिंग्या जो थे वो इलीगली क्रॉस कर गए थे इंडिया में राइन के स्टेट ऑफ म्यांमार से। रोहिंग्या का इशू बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ये यहाँ पे इनको जो राइन के स्टेट है यहाँ से भगा दिया गया था। इनके साथ बहुत बुरा ब्रूटल मर्डर हुए थे यहाँ पे लोगों को। तो ये भाग के कुछ बांग्लादेश में चले गए थे और कुछ इंडिया में एंटर कर गए थे। ये बहुत मेजर इशू है, बाकी कोई मेजर इशू नहीं है म्यांमार से। इसके बाद लैंड बॉर्डर कंप्लीट होते हैं इंडिया के। अब हम बात करते हैं इंडियन कोस्टल लाइन की। तो इंडियन कोस्टल लाइन जो है वो कितनी किलोमीटर की है, सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है। तो टोटल जो कोस्ट लाइन है मेन लैंड की, अब सिर्फ मैं मेन लैंड की बात कर रहा हूँ, ये जो पेनिनसुला वाला रीजन है, तो ये 6100 किलोमीटर है। और टोटल लेंथ को इंक्लूड कर दूँ मैं तो ये 7516.7 किलोमीटर है, जिसको मैंने 7517 किलोमीटर लिखा है। और कभी कभी ऑप्शन में 7516 किलोमीटर आता है, तो ये आप ध्यान रख लें। अब इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो डिवाइड है 2 पार्ट्स में, ईस्टर्न कोस्ट लाइन और वेस्टर्न कोस्ट लाइन। यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है ये ईस्टर्न कोस्ट लाइन का है, और ये वाला हिस्सा वेस्टर्न कोस्ट लाइन का है। पेनिनसुला इनको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब इंडिया की कितनी स्टेट्स जो हैं वो बाउंड्री शेयर करती हैं, सॉरी जिनके पास कोस्टल लाइन है, बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। तो 9 स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर, जिनके पास कोस्टल लाइन है, और 4 यूनियन टेरिटरी हैं। तो वो कौन कौन सी स्टेट हैं, सबसे पहले हम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। पहले आता है गुजरात, दूसरा आता है महाराष्ट्र, थर्ड है गोवा, फोर्थ है कर्नाटका, फिफ्थ है केरला। तो वेस्टर्न साइड पे 5 स्टेट हैं जिनके पास कोस्ट लाइन है, और ईस्ट साइड पे 4 हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। इसके अलावा 4 यूनियन टेरिटरी भी हैं, दमन दीव, पुडुचेरी, और 2 कौन कौन सी आ गई,
एक लक्षद्वीप है और एक अंडमान निकोबार है। तो 4 यूनियन टेरिटरी और 9 स्टेट्स जो हैं वो इंडिया की जिनके पास कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे नाम सब लिखे हुए हैं कौन कौन सी है। इसके बाद जो इसके बाद जो इंडिया की सबसे लंबी कोस्ट लाइन कहाँ पे है, ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो गुजरात स्टेट के पास सबसे लंबी कोस्ट लाइन है और ये कितना किलोमीटर है, 7516 का, इसमें से 1600 किलोमीटर गुजरात के पास है। द लार्जर पार्ट ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाई फर्टाइल सॉइल। और यहाँ पे जो एरिया है कोस्ट लाइन के आसपास वो काफ़ी फर्टाइल रीजन है और यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। जैसे राइस किया जाता है, वेस्ट बंगाल में मेन क्रॉप है, और इसके एरिया जो एडजेसेंट एरिया है वहाँ पे राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा की जाती है। फिशिंग जो है वो एक आल्सो इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। जो भी लोग कोस्टल वाले रीजन में रहते हैं जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये सब क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, समुद्र में जाते हैं और मछली पकड़ के बेचते हैं और अपना लाइवलीहुड भी उसी से चलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 टर्मिनोलॉजी आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जब हम कोस्ट लाइन की बात करते हैं तो ये जो लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करती हुई दिख रही है, ये क्या है, शोर लाइन। ये वो एरिया है जहाँ पे शोर लाइन, जहाँ तक वेव्स एंटर करती हैं या आती हैं। जैसे समुद्र से लहरें आती हैं, बीचेस पे देखा होगा, तो ये इस लाइन तक आती हैं। अब इस लाइन से जो 100 किलोमीटर का एरिया होता है, 100 किलोमीटर का, उसको बोला जाता है कोस्टल एरिया। दोनों साइड से मान लीजिए ये 100 किलोमीटर का जो एरिया है, अगर हम समुद्र कोस्ट लाइन से लैंड की तरफ चलते हैं तो 100 किलोमीटर का एरिया कोस्ट लाइन होता है। और इसी तरह हम अगर लैंड से बाहर की तरफ को चलते हैं, समुद्र की तरफ को, तो पहले तो यूनिट जो होती है वो चेंज हो जाती है मेजर करने की। हम मेजर करते हैं समुद्र में हर चीज़ को नॉटिकल माइल में, और एक नॉटिकल माइल जो है वो 1.8 किलोमीटर का होता है। तो जो 200 किलोमीटर का एरिया होता है उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पे क्या है, ये वाला हिस्सा जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है, तो यहाँ पे इंडिया कुछ भी मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। तो 3 टर्म, शोर लाइन, कोस्टल लाइन कहाँ तक होती है और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होती है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है नेबरिंग कंट्रीज के साथ वो कंप्लीट कर ली, और साथ में इंडियन कोस्टल लाइन भी कंप्लीट कर ली। तो हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, इंडिया की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और मुझे अपना कमेंट जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।